नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द बजट। बजट के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन तरह के बजट होते हैं। एक होता है बैलेंस बजट, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। When total revenue is greater than total expenditure, that is known as surplus budget. And when deficit budget is when the total revenue is less than total expenditure. ये तीन तरह के हमारे पास डेफिशिट होता है, सरप्लस होता है, बैलेंस बजट होता है। बजटरी डेफिशिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स। कल हमने डिस्कस किया था क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हमारे पास बताता है कि आसपास के खर्चे जो सरकार के हमेशा चलते रहते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो है कि जो पैसा बिना कुछ करे, नीदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी नॉट क्रिएट्स एन एसेट, और वो पैसा आता रहे। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है? विच ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस एन एसेट। या तो आप कोई कर्जा खत्म कर रहे हो या तो आप कोई एसेट बना रहे हो। नहीं नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर यही है, चेक कर। और कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या होता है? हाँ वही तो बोला मैंने, इट ईदर नहीं, रिड्यूसेस द लायबिलिटी एंड क्रिएट्स एन एसेट। और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है? इट ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस एन एसेट। ये हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं। हमारे पास ये चार जब एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट होते हैं, इसको हम बजटरी डेफिसिट कहते हैं। डेफिसिट का मतलब खर्चा ज्यादा कमाई कम। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब रेवेन्यू आर ई माइनस आर आर होगा, यानी हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगी, तब जाके हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट होगा। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? ये आपकी करंट इनकम और एक्सपेंडिचर को दिखता है। जब भी हमारी कोई गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट करती है तो ये बताता है कि सरकार के पास खुद की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं आपकी करंट इनकम और एक्सपेंडिचर को करती है। और हमारे पास जब भी कोई सरकार की रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो ये बताता है कि गवर्नमेंट अपना कोई भी खर्चा नहीं उठा सकती। गवर्नमेंट अपना कोई भी खर्चा नहीं उठा सकती नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। आपको बात बात पे कर्जा उठाना पड़ता है। मतलब आप अपनी दिन पर दिन एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहे। मैं वापस 1991 से पहले लेकर जाता हूँ। 1980s में हमारे पास अपने खर्चा उठाने तक को पैसे नहीं थे। इसी वजह से ही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ। इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट क्या है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, इफ द गवर्नमेंट इज डिस सेविंग एंड द डेफिशिट इज कवर्ड बाय द ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल, विच टाइप ऑफ डेफिशिट इज इट? If the government is this saving and the deficit is covered by the capital receipts, which type of this saving is it? Yeah, which type of deficit is it? It is called revenue deficit. ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट की वर्ड है जो आपका इसमें आता है। आप कैसे कर सकते हो अपनी गवर्नमेंट के उसमें? आप या तो बोरोइंग्स करोगे या तो आप डिस सेविंग्स करोगे। बोरोइंग की वजह से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ता है, आपके डेट और इंटरेस्ट लाइबिलिटीज बढ़ती है, आपके पास डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ता है जिसकी वजह से एसेट्स आपके रिड्यूस होते हैं। आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? अब इसका सोल्यूशन क्या है रेवेन्यू डेफिसिट का? रेवेन्यू डेफिसिट का सोल्यूशन ये है कि ईदर यू कर्टेल द एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर कम करो, या तो टैक्सेस बढ़ाओ, या अपनी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स के हाई कर दो। पाकिस्तान का एग्जांपल लेते हैं। पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, पाकिस्तान की चीजें बहुत ज्यादा खराब है। तो उसमें क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपने टैक्सेस बढ़ा दिए, उन्होंने पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, उन्होंने नॉन टैक्स रिसिप्ट्स बढ़ा दिए हैं, फीस हद से ज्यादा हाई है, और एक्सपेंडिचर को कम करके सरकारी नौकरी खत्म कर दी है। पाकिस्तान में सरकारी नौकरियां नहीं है। पाकिस्तानी हाँ, पाकिस्तान। ठीक है, ये है रेवेन्यू डेफिशिट। एक बारी प्लीज इसको रीड करेंगे। फिस्कल डेफिशिट। फिस्कल डेफिशिट क्या होता है? फिस्कल डेफिशिट होता है आपका क्या कहते हैं, एक गवर्नमेंट का बजट का डेफिशिट इन एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर गवर्नमेंट रिसिप्ट्स। मतलब सॉरी, गवर्नमेंट बोरोइंग्स माइनस गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बोरोइंग्स, दैट इज नोन एज फिस्कल डेफिशिट। फिस्कल फिस्कल डेफिशिट इज आल्सो नोन एज बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिशिट का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज नोन एज बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिशिट के दो फॉर्मूला लिख लीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, एंड फिस्कल डेफिशिट इज आल्सो नोन एज बोरोइंग्स। और तीसरा आपका फॉर्मूला
ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, बोरोविंग्स को हटाकर जो आपके पास खर्चा है दैट इज नोन एज ऑन डेट कैपिटल। सर वही होगा कि ऐसी रिसिप्ट्स जिस जो बिना कर्जे के हो, ऐसी रिसिप्ट्स जो बिना कर्जे के हो, ऐसी रिसिप्ट्स जो बहुत बढ़िया, ऐसी रिसिप्ट जो बिना कर्जे के हो। बजट का आगे क्वेश्चन। फिस्कल पॉलिसी भी आएगी, फिस्कल पॉलिसी आएगी या फिस्कल पॉलिसी तो भी बाद में है। डन है। ये आपके बारे में क्या बताता है? ये आपके बारे में बताता है कि आपके पास टोटल बोरोविंग्स कितनी है अलग अलग सोर्सेस से, आपने कितना कर्जा लिया हुआ है। इट ऑल्सो शोज द अमाउंट बाय विच द एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट्स रिसिप्ट्स। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कर्जा कितना है। फिस्कल मतलब पूरे साल, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, दैट इज नोन एज फिस्कल। इस पूरे के पूरे साल में आपके पास जितना भी कर्जा है दैट इज कॉल्ड फिस्कल। फिस्कल डेफिसिट के बारे में ये बताया जाता है कि आपने कितना कर्जा घर से लिया हुआ है, कितना कर्जा आरबीआई से लिया हुआ है, कितना कर्जा अब्रॉड से लिया हुआ है। नेट बोरोइंग्स के अंदर आपके पास आता है जो आपने पब्लिक से लिया, जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, लाइक फॉर एग्जांपल नॉर्मल पीपल से। आप लोगों ने बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई कैसे लिया हुआ है? आपके मनी सप्लाई को बढ़ा और आपके इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को बढ़ाकर। ठीक है। उसके बाद आपके पास बोरोइंग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपके डिपेंडेंस पे चलता है, आपकी फ्यूचर लायबिलिटी पे चलता है। ये है आपका फिस्कल डेफिसिट। सर ये वो फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट का। तो अलग अलग है। हाँ सर, ये तीनों वही है। बोरोइंग्स एट होम, बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। हाँ ये आपको बुक में नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा अलग से। आपके फिस्कल डेफिसिट को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो? वही बात है भाई, टैक्सेस बढ़ाकर, यही बोला था ना मैम को, टैक्सेस बढ़ाकर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम करके। यही तरीका है, मतलब हर कोई कर्जा आप ऐसे ही मुंह कर सकते हैं अपने खर्चे कम करके, राइट? वही है, खर्चा कम हो रहा है। फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में क्या फर्क है? रेवेन्यू डेफिसिट सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बोलता है, और फिस्कल डेफिसिट कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिप्ट्स दोनों के बारे में बोलता है। ये आपकी इनएबिलिटी को लेकर चलता है, और फिस्कल डेफिसिट आपकी टोटल बोरोइंग्स को लेकर चलता है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, दैट इज नोन एज प्राइमरी डेफिसिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट क्या था भाई साहब? बोरोइंग्स। बोरोइंग्स कैसे? आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। यही थी आपकी पूरा फॉर्मूला। तो प्राइमरी डेफिसिट आपके पास अगर हम बात करते हैं तो वो जो फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट्स है उसको निकालकर जो मेरे पास लास्ट में पैसा बचा दैट इज नोन एज माय प्राइमरी डेफिसिट। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट। करो। इसके बाद हमारे पास होता है नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज। सर नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज क्या होता है? इंटरेस्ट पेमेंट माइनस इंटरेस्ट रिसिप्ट्स। आपने फॉर एग्जांपल जितना ज्यादा पेमेंट करा है इंटरेस्ट का, और आपने आपको बाहर से जितना इंटरेस्ट मिला है, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज इसी के बारे में बात होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन पूछ लेंगे, ये एमसीक्यूज में है आपके संदीप कर के अंदर। एमसीक्यूज में नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज पूछा हुआ है आपसे, ये व्हाट डज नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज इंक्लूड, ये आपके बॉक्स के अंदर है, छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है। नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज क्या होते हैं? इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस इंटरेस्ट रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या सिग्निफाई करता है? कल के पेपर का क्वेश्चन है आप लोगों का ये। प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है कि आपके इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस कितनी है। मतलब आप
कर्जा तो दे रहे हो, पर साथ में आप ब्याज कितना दे रहे हो, ब्याज मतलब इंटरेस्ट कितना दे रहे हो। ये बताता है कि हाउ मच बोरोइंग्स आर रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंसेस। आपने कर्जा तो लिया, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, सब कर्जा लेते हैं, पर आप इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा आपको कितने खर्चे करने पड़ रहे हैं अपनी बोरोइंग्स के लिए, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा है। अगर आपका ये ज्यादा है तो आपका ये प्रॉब्लम है, और अगर ये जीरो है, इंटरेस्ट पेमेंट्स आपका सबसे बुरा है। प्राइमरी डेफिसिट अगर आपके पास ज्यादा मतलब जीरो है फॉर एग्जांपल, या ये लो है, मैंने उल्टा बोल दिया, ज्यादा नहीं, लो है, या अगर जीरो है, इसका मतलब क्या है, आपकी जो बोरोइंग्स आपने ली है वो सारा का सारा पैसा आपका कहाँ जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट्स में जा रहा है। आपका जितना भी पैसा है वो किस में जा रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये टेक्निकल टर्म्स हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था, बता दिया। आपका कैपिटल अपना फिस्कल डेफिसिट क्या था, वो बता दिया। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट आपके माइनस हो गए। तो आपके पास जो बोरोइंग्स के बाद जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट गया है, ये आपको उसको सिग्निफाई करता है। क्या ये बात समझ में आ गई भाई साहब? बोलो। सो रहा है साले, तो आया मत कर फिर, इतना उतने लेट में 11 से 12 हो गए, 12 से कितने बजे होगी, तो 20 साल तेरी नींद नहीं पूरी हो रही। प्राइमरी डेफिशिएट ये आपके डिफरेंस के बारे में बताता है, फिस्कल डेफिशिएट और इंटरेस्ट पेमेंट्स। फिस्कल डेफिशिएट आपके टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स के बारे में बताता है। प्राइमरी डेफिशिएट आपके टोटल बोरोइंग्स के बारे में है। फिस्कल डेफिशिएट आपके टोटल बोरोइंग्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट के बारे में है, क्योंकि वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, समझ रहे हो। और अगर आपकी प्राइमरी डेफिशिएट, में फिर से बोल रहा हूं, इमेजिन द सिचुएशन, आप अपना ये ले लो, ये आपका 50 करोड़ है फिस्कल डेफिशिएट, और आप 50 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आप खुद सोचो आप कितने बुरे हालात में। प्राइमरी डेफिशिएट पॉजिटिव होना ज्यादा अच्छा है रादर देन लो होना। ये तो सबसे बुरे हालात में, प्राइमरी डेफिशिएट अगर हाई है तब ओके, नो प्रॉब्लम, मतलब लोन आपने ज्यादा लिया हुआ और इंटरेस्ट आप कम पे कर रहे हो, परफेक्टली फाइन। पर अगर आपके पास लोन ही ज्यादा है और इंटरेस्ट पेमेंट उससे भी ज्यादा है, जैसे हमारे यहाँ पर एक लड़का था, रामू। रामू ने 10,000 रुपए लिए हुए थे। रामू महीने के 1,000 रुपए इंटरेस्ट पे करता था। तो पहले महीने के बाद रामू का कितना हो गया, 9,000 रुपए प्राइमरी डेफिशिएट में। ठीक है, रामू 9,000 रुपए अपने, मतलब 1,000 रुपए का रामू के फटका लग चुका है। अब इमेजिन द सिचुएशन, रामू 10 महीने से उसको दिए जा रहा है, तो रामू का फिजिकल डेफिशिएट कितना हो गया, 10,000 माइनस 10,000। रामू इज इन मेस, रामू के लग गए लोड़े। यही हुआ है पाकिस्तान के साथ, चाइना ने इतने हाई ब्याज पे लोन दिया हुआ है ना, तभी लग गए। श्रीलंका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, श्रीलंका ने वो जो ऑर्गेनिक फूड्स के लिए लोन लिया था, और वो ऑर्गेनिक फूड सारा का सारा फेल हो गया, इसीलिए श्रीलंका इज इन डेट, वॉज इन डेट। इतना ज्यादा ब्याज पे आपने लिया हुआ है तो प्रॉब्लम तो है। समझ में आ गई, पक्का? ठीक है, यहां तक पढ़े। जो IMF वगैरह से लोन लेते हैं वर्ल्ड वो बैंक। सस्ता होता है, आईएमएफ आपको सस्ता लोन नहीं, होता क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ है। ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, और इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री विद वन ट्रेड एंड वन टाइप्स ऑफ गुड्स। हमारे पास 4 स्लैब्स है जीएसटी के, 5%, 12%, 18% और 28%, 5, 12, 18 और 28। It has replaced large number of taxes. What do you understand by cascading of tax? Cascading of tax, बहुत सारे हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स हैं जो मैन्युफैक्चर होते हैं इकोनॉमी में। यहां पर हम लोग टैक्सेस लगाते हैं नॉट ऑन द वैल्यू एडेड बट ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब सुन लीजिए, मैडम की प्लास्टिक की फैक्ट्री है, मैडम को मैंने ऑर्डर दिया, मैडम ये प्लीज बना दीजिए। मैडम ने बोला कि सर ये बना लेंगे, इस पे 18% जीएसटी लगेगा। मैंने कहा इस पे लगेगा या जो आपके पास प्लास्टिक है? कहता है सर हमेशा जो टैक्स लगता है ना वो फाइनल आउटपुट पे लगता है, मेरे रॉ मटेरियल पे नहीं। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ डबल काउंटिंग हो जाती है नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स की वजह से, वैसे ही हमारे पास कैस्केडिंग यही बोलता है कि आपके जो फाइनल गुड्स होता है उसी पे ही आप टैक्स चार्ज करते हैं। और जिसने फॉर एग्जाम्पल, सर मैंने ये पूछा, फिर इनसे पूछा मैम जो आपके पास प्लास्टिक आया उसका टैक्स का क्या,
सर वो तो मैंने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया मेरे रॉ मटेरियल देने वाले को। मैंने आपके लिए ये जो लोहे का पाइप है ये बनाया, इसका टैक्स मैंने पे कर दिया लोहे वाले को। और सर ये जो आपका यहाँ पर हल्का सा स्टील लगाया हुआ है, इसका भी आपका टैक्स पे कर दिया मैंने अपने। और सर ये जो ऊपर से जो शेप जिसने दी है मशीन की, उस मशीन का भी टैक्स मैंने पे करा है। बट सर अब मैं जो आपका फाइनल गुड्स है उन सब में ये टैक्स को मैं कास्केड कर लूंगी, मतलब मैं ये टैक्स आपसे इन सब का एक मिक्सचर का टैक्स लूंगी, क्योंकि मैं एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने वाली हूँ। क्या ये बात समझ में आ गई? ये कैस्केडिंग ऑफ टैक्स समझ में आ गया? तो इनडायरेक्ट टैक्स तो आपने ये कैस्केडिंग को अगर ऐसे पढ़ोगे तो घंटा समझ में आएगा, तो इसीलिए मैंने आपका एग्जाम्पल दिया। सो अंडर जीएसटी टैक्स हमेशा हर एक स्टेज ऑफ सप्लाई पे चलता है, और टैक्स आपके प्रीवियस स्टेज से सेट ऑफ हो जाता है। मतलब आपने एक टैक्स किसी को दिया, फिर दूसरे से सेट ऑफ हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको, आप एक पेन के रॉ मटेरियल है, पेन बनाते हैं आप, मैंने आपसे पेन खरीदे, आपको मैंने जीएसटी पे करा, मैंने यही पेन इसको बेचा तो इससे जीएसटी ले लिया, राइट ऑफ हो गया, मेरा राइट ऑफ हो गया, बिकॉज शी फाइनल कंज्यूमर कौन है? ये है। एट द एंड तेरा टैक्स जो है वो कौन पे कर रहा है? तो जो फाइनल कंज्यूमर होगा वही पे करेगा। अब एक और सवाल, सर इसका पेन बिका ही नहीं वैसे से, इसका पेन ही टट्टी था, 1 साल तक ऐसे ही पड़ा रहा मेरे पास, अब कौन पे कर रहा है टैक्स? के बाद है। क्योंकि मेरे पास वो फाइनल गुड्स के अंदर आ चुका है। वो समझ में आ गई ये बात? और टैक्सेस की वजह से ही आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है। टैक्सेस सब्स्यूम्ड, हमारे पास टैक्सेस कौन कौन से होते हैं? एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब मेरा जो सेंटर लगाता है टैक्सेस, आईजीएसटी इंटर स्टेट होता है, सीजीएसटी हो गया आपका जो सेंटर लगाता है टैक्स, यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सेंटर के पास जो पैसे जाते हैं। स्टेट टैक्सेस होते हैं लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, ये सब, इन सबको खत्म करके हमने एक टैक्स बना दिया, उसका नाम क्या है? जीएसटी। नहीं तो हर जगह पे आपने देखो ना, मैं कल रात को थियोस गया, वहां पे जाके मैंने एक बनाना वॉलनट केक खाया, मैंने जो वॉलनट केक खाया वो ₹550 प्लस 18% जीएसटी करा, उसने 10% सर्विस चार्ज भी लगा दिया। मैंने कहा इज इट नेसेसरी टू पे द सर्विस चार्ज इफ आई एम पेइंग द जीएसटी? कहते सर इट इज नॉट। देन रिमूव इट प्लीज। परफेक्ट नो? ये क्या हो गया? क्यों? क्योंकि आई हैव ऑलरेडी गिविंग यू द जीएसटी, राइट? जीएसटी की वजह से सरकार सोचती है कि उनका नुकसान हुआ है, नहीं, सरकार का फायदा हो, क्योंकि एवरीबडी इज ट्राइंग टू पे जीएसटी। नहीं तो वैट वगैरह तो सब चोरी कर लेते थे। जिस दिन आपका पेट्रोल पे जीएसटी आ गया, आपका जो पेट्रोल ₹99 चल रहा है, दैट विल कम टू ₹55 और ₹60 और ₹65 मैक्स। आप 18% कम कर दीजिए ना। ठीक है, सो हमारे यहाँ पर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनको जीएसटी से बाहर रखा हुआ है। हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट हमेशा वैट लगाता है किस पे? दारू दारू दारू, जो ना पिए उसको मारू। ठीक है, इस पे आपका होता है ह्यूमन कंजम्पशन पे। टोबैको, ये आपके जीएसटी लगता है, एक्साइज ड्यूटीज भी लगती हैं। सर जीएसटी भी लगता है, एक्साइज ड्यूटीज भी लगती हैं। तो जीएसटी के अंदर वैसे तो अब 4 हो गए हैं, पता नहीं इसमें 6 क्यों लिखे हुए हैं, ये पुरानी बुक है इसलिए। तो जीएसटी कब आया था? ये आया था 1 जुलाई 2017 को, बिल कब पास हुआ था? 8 सितंबर 2016 को। ये आर्टिकल नंबर 246A के अंदर है। क्या? वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स। इससे फायदा क्या हुआ है? ये आपके फायदे हैं सर जी, ये रीड कर लीजिए। हाँ जी। हाँ। हाँ।